जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एक्चुअली जो हमारा पेपर 1 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें हम पढ़ रहे थे इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। और आपको पता है कि जो स्पीशी काइनेटिकली स्टेबल होती है उसको हम इनर्ट कहते हैं, और जो काइनेटिकली अनस्टेबल होती है उसको हम लेबाइल कहते हैं। आगे फिर हमने डिफरेंट इसमें क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो हैं वो पढ़ी हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो स्टेबल हैं, कौन से जो हैं वो अनस्टेबल हैं, कौन से लेबाइल हैं और कौन से जो हैं वो इनर्ट हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो पहली क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आइदर वो T2G में हैं और आइदर वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो EG में हैं। तो इसमें हमने जो पहली क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें लबाइल कॉम्प्लेक्सेस की ये वाली हमने एग्जांपल्स की थी, और इसमें हमने डिफाइन किया था कि ऑल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में जाएंगे, वो सारे के सारे जो है वो लिबाइल होंगे। तो ये एग्जांपल थी। और दूसरी इसमें हमने केस पढ़ा था कि जिसमें लेस दैन 3 होंगे, लाइक D1 एंड D2, वो भी जो है वो लिबाइल होंगे। इसकी एक रीज़न मैं तब बताना जो है वो शायद आई हैव मिस्ड। उसकी वजह क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन EG में जा रहा है और तो वो कॉम्प्लेक्स लिबाइल हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन 3 है, लाइक D1 सिस्टम है, D2 सिस्टम है, दीज आर आल्सो लिबाइल। तो EG में जाने की वजह से लिबाइल क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पर ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये हम 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपको पता है EG इलेक्ट्रॉन्स ऊपर होते हैं ऑर्बिटल्स, और T2G जो है वो नीचे होते हैं। जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं ये वो होते हैं जो कि अलोंग द एक्सिस ऑफ लिगेंड होते हैं, और जो T2G होते हैं वो होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। अब कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस में हमने पीछे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था कि लिगेंड जो है वो अलोंग द एक्सिस आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि EG जो है जब उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उससे होगा क्या कि देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गो इनटू EG ऑर्बिटल। और उससे होगा क्या कि जब रिपल्शन होगी तो लिगेंड जो है वो मेटल से अवे जाएगा, और मेटल से अवे जाना जो है वो लेबिलिटी काज कैसे करता है? वो लेबिलिटी काज इस तरह करता है कि जो जो मैकेनिज्म है जिसमें जो आपका 6 कोऑर्डिनेटेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगी जो कि स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप का है, यानी कि 5 कोऑर्डिनेटेड। तो उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को EG में प्लेस करेंगे तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा इजीली हो जाएगी। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी फिर ही एक नया लिगेंड आकर अटैच होगा। तो इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग फेवरेबल है व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन गोज इनटू EG ऑर्बिटल, तो दैट्स वाई वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका लेबाइल। सेकंड यहाँ पर ये है कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेबिलिटी कैसे काज करते हैं कि अगर आप देखें कि जब आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, फॉर एग्जांपल अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो जाएंगे कहाँ पर? वो T2G में पहले जाएंगे। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पर एक जैसा उनका एनवायरनमेंट होगा, तो किसी तरफ भी मेटल की इंटरेक्शन जो है लिगेंड की इंटरेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर D1 सिस्टम है या D2 सिस्टम है तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एक तरफ कम होंगे, सो देयर विल बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन क्रिएट होने का चांस है। जब ये इंटरेक्शन क्रिएट होगी तो जाहिर है आपका रिएक्शन आगे को मूव करेगा। सो सेकंड इज़ द रीज़न दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से कम्प्लेक्स जो है वो लिबाइल हो जाता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और वो तीनों के तीनों T2G में होंगे तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहीं भी प्रोड्यूस नहीं होगा और रिएक्शन नहीं होगा। अब इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? वो जिनमें T2G में होंगे इलेक्ट्रॉन्स और D3 सिस्टम, और ये जो है वो आपके इनर्ट होंगे। सेकंड हमने जो बेस बनाई थी वो बनाई थी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर। रिमेंबर दैट कि अकेली एनर्जी नहीं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
जितनी स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप देखें कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज कन्वर्टिंग इनटू दिस इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि 5 कोऑर्डिनेटेड है, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो इन्वॉल्व है। तो इन एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि जिनमें इसकी की सी एफ एस सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, वो रेट जो है वो स्लो होगा, वो होंगे इनर्ट। लेकिन वो सारी एग्जांपल जिसमें इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, दे विल बी फास्ट, दे विल बी लेबाइल, वो कॉम्प्लेक्सेज जो हैं वो लेबाइल होंगे। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो दी गई है। नेक्स्ट जो है, ये अभी हमने जितनी बात की है ये हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात की है। तो इसमें फिर हमने कुछ नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो है ये एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है ये। तो अगर आप देखें कि इस कॉम्प्लेक्स का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, वो क्यों? ये -3 है, तो अगर हम फ्लोराइड पर -6 लगाएं तो एल्यूमिनियम पर +3 आएगा, सिलिकॉन पर +4, फास्फोरस पर +5 और इस पर +6 आएगा। अब क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व, जितनी बॉन्ड जो है वो ये ज़्यादा इजीली ब्रेक करेगा उतना ही ये कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा, उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और उतना ही वो कॉम्प्लेक्स रेट ज़्यादा होने की वजह से वो लेबाइल होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें +3 चार्ज है तो बॉन्ड ब्रेकिंग होना इजी है एज कम्पेयर टू दिस +4 चार्ज, बॉन्ड ब्रेकिंग इतनी इजीली नहीं होगी। और यहाँ पर जो है वो +6 चार्ज है तो बॉन्ड ब्रेकिंग बिल्कुल ही नहीं होगी। दैट्स वाई एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स जो है इसका कॉम्प्लेक्स का रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर। इसी तरह ये सेम है, वाटर एक्सचेंज का मैकेनिज्म है विद सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो सोडियम पर प्लस चार्ज है, कम है, मैग्नीशियम पर +2 है, एल्यूमिनियम पर +3 है। तो यहाँ पर बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस। दैट्स वाई इसका रेट सबसे ज़्यादा है और इसका रेट सबसे कम है, क्योंकि +3 चार्ज है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो बड़ा स्ट्रांगली हेल्ड रखेगा आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स को। इसी तरह अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो यहाँ पर अब चार्ज जो है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर नीचे को जा रहे हैं हम तो ये साइज़ बड़ा हो रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स का रेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि स्ट्रोंशियम का साइज़ बड़ा है, पर यूनिट चार्ज एरिया कम है, चार्ज डेंसिटी कम है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ ईजी, दैट्स वाई रेट हाई है। लेकिन मैग्नीशियम पर चार्ज तो +2 है, लेकिन साथ साइज भी एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस छोटा है, पर यूनिट चार्ज एरिया ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी वाटर के लिगेंड्स के साथ, बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसका जो है वो रेट वो स्लो है। तो आगे यही एग्जाम्पल जो है वो आगे दी गई है। यहाँ तक हमने जो बात की है वो कोऑर्डिनेटेड 6 की बात की है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है उसका रूल जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है एज कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, फॉर एग्जांपल अगर आप इन दो को इग्नोर कर दें, ये जी एक्सिस पर जो लिगेंड है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, यहाँ पर भी ये 5 कोऑर्डिनेटेड में चेंज होगा तो एक और लिगेंड एक्स्ट्रा ऐड होगा, फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो है इनकमिंग लिगेंड ब्रेक होगा और इसकी जगह एक नया लिगेंड जो है वो आएगा। तो बॉन्ड मेकिंग इन्वॉल्व है 4 कोऑर्डिनेटेड में। रिमेंबर दैट अगर आप इसको और इसको रिमूव करें तो ये 4 कोऑर्डिनेटेड बनेगा और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में 5th लिगेंड ऐड होगा, ये बाकियों पर स्ट्रेन डालेगा तो एक लिगेंड यहाँ से रिमूव होकर उसकी जगह एक नया आ जाएगा। तो 4 कोऑर्डिनेटेड में बॉन्ड मेकिंग इज इन्वॉल्व। तो वो सारे फैक्टर्स जो बॉन्ड मेकिंग को प्रमोट करेंगे वो रेट को भी बढ़ाएंगे। और अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो ये है निकल, प्लेटियम एंड प्लाटिनम। ठीक है, निकल का साइज जो है वो सबसे कम है, चार्ज सब पर सेम है, तो चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। तो ये अगर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स 4 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है तो इसने कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना है 5th कोऑर्डिनेटेड में, जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो ये जब नए इनकमिंग लिगेंड को वेलकम करेगा तो रेट ज़्यादा होगा। वेलकम कैसे करेगा? जब इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी।
तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा कब होगी? जब इसका चार्ज तो उतना ही हो जब इसका साइज स्मॉल हो भी यही रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें कि ये गोल्ड है और ये प्लाटिनम है, ठीक है। अगर आप देखें इस केस में इसका जो रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁴ टाइम्स फास्टर है देन एज कंपेयर टू प्लाटिनम। तो इसमें देखिए -4 एंड इस पर जो चार्ज है वो आएगा तो इसमें गोल्ड पर +3 चार्ज है और इसमें प्लाटिनम पर +2 चार्ज है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो 10⁴ टाइम्स फास्टर है। वजह क्या है कि ज़्यादा चार्ज होने की वजह से गोल्ड ज़्यादा इजीली वेलकम कर रहा है, 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इसलिए रेट जो है वो ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बड़ी लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है ये वाली कि फॉर ऑक्टाहेड्रल सिस्टम्स द एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, लेकिन 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में बॉन्ड मेकिंग इज इन्वॉल्व। तो इस वजह से जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को फास्ट होने में, बिल्कुल उसके रिवर्स फैक्टर्स जो हैं वो फोर्स कर रहे हैं 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स को कि वो जल्दी रिएक्ट जो है वो करें या फास्टली रिएक्ट करें और लेबिलिटी काज करें। सो ये था हमारा इस चैप्टर का एंड। तो ये इसमें बेसिकली जो है वो बातें की गई हैं, तो आपने इसको एक दफ़ा जो है वो दोबारा रिव्यू करना है। नेक्स्ट लेक्चर हम सेम टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन वो अब हम GD टूली की बुक से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।